प्यारे बच्चों, सुबह की नमस्ते। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमें आरबीएससी बोर्ड कक्षा 9 थे हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके हमने 4 अध्याय पूर्ण कर लिए। आज 5वां अध्याय है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। इसकी लेखिका है चपला देवी। चपला देवी ने ये गद्य विद्या लिखी है कि किस तरह से कानपुर में 1857 की क्रांति के समय कानपुर में विद्रोह हुआ था और नाना साहब की पराजय के बाद उसके किले और उसकी पुत्री को भस्म कर दिया गया था, उसका वर्णन इसमें किया गया है। पाठ को पढ़ने से पहले हम थोड़ा लेखिका परिचय पढ़ेंगे। चपला देवी कौन थी? चपला देवी, क्या इतिहास है चपला देवी का, वो हम जानेंगे। द्विवेदी युग की लेखिका चपला देवी के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी अपने अपने लेखन से आज़ादी के आंदोलन को गति दी। स्वतंत्रता आंदोलन जब हुआ था, जब पुरुष लेख कोई नहीं, महिला जो थी उन्होंने भी अपनी अलग अलग विद्याएं लिखी थी और जनता को प्रेरित किया था। सभी ने आंदोलन में अपनी अपनी भूमिका निभाई थी। उनमें से एक लेखिका चपला देवी भी रही। कई बार अनेक रचनाकार इतिहास में दर्ज होने से रह जाते हैं, चपला देवी भी उनमें से एक है। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि सन 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता धुंधुपंत नाना साहब की पुत्री बालिका मैना आज़ादी की नन्ही सिपाही थी, जिसे अंग्रेजों ने जलाकर मार डाला। बालिका मैना के बलिदान की कहानी को चपला देवी ने इस गद्य रचना में प्रस्तुत किया। यह गद्य रचना जिस शैली में लिखी गई उसे हम रिपोर्टाज का प्रारंभिक रूप कह सकते हैं। मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनके जीवन का उत्कर्ष हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। उस गौरवशाली किंतु विस्मृत परंपरा से किशोर पीढ़ी को परिचित कराने के उद्देश्य से इस रचना को हिंदू पंच के बलिदान अंक से लिया गया। हिंदी गद्य के प्रारंभिक रूप को विद्यार्थी जान पाए, इसलिए इस गद्य रचना को मुद्रण और वर्तनी में बिना किसी परिवर्तन के अविकल प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। अब अपना अध्याय शुरू होता है। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। सन 1857 की बात है। सन 1857 ईस्वी के विद्रोही नेता जिन्होंने अंग्रेजों का विद्रोह किया था, वो धुंधुपंत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे, उन्होंने अंग्रेजों का विद्रोह किया था और असफलता उन्हें मिली थी। जब वो भागने लगे थे तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ न ले जा सके। देवी मैना बिठूर में पिता के महल में रहती थी, पर विद्रोही दमन करने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी क्रूरता से उस निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी, पत्थर के हृदय को भी
पिघला सकता है, द्रवीभूत पिघला सकता है, कर देता है। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल बिठूर की ओर गया। बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया, पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेजों के हाथ लगी। इसके बाद अंग्रेजों ने तोप के गोलों से नाना साहब का महल भस्म कर देने का निश्चय किया। सैनिक दल ने जब वहां तोपें लगाई, उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल लूटने के समय वह बालिका वहां कहीं दिखाई न दी थी। उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से मना किया। उसका करुणापूर्ण, दया से भरा हुआ, दया से परिपूर्ण मुख और अल्पवयस छोटी उम्र देखकर सेनापति को भी उस पर कुछ दया आई। सेनापति ने उससे पूछा कि क्या चाहती है। बालिका ने भी शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया, क्या आप कृपया कर इस महल की रक्षा करेंगे? क्यों? सेनापति ने बालिका से पूछा, क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है? तो बालिका ने कहा, आप ही बताइए कि यह मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य है? आप बताइए, मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य हो सकता? सेनापति, यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वास स्थान था, रहने का स्थान था। सरकार ने इसे विध्वंस कर देने की आज्ञा दी। बालिका, आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी है, पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया? मेरा उद्देश्य इतना है कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए। सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य के अनुरोध से मुझे यह मकान गिराना ही होगा, क्योंकि सरकार का आदेश है, और उस कर्तव्य को पहचानते हुए मुझे ये मकान गिराना ही पड़े। इस पर उस बालिका ने अपना परिचय बताते हुए कहा कि मैं जानती हूं कि आप जनरल हे हैं। आपकी प्यारी कन्या मेरी, जनरल हे की पुत्री का नाम था मेरी, मैं और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था, अगाध प्रेम था, दोनों साथ साथ पढ़ती थी। कई वर्ष पूर्व मेरी मेरे पास बराबर आती थी और मुझे हृदय से चाहती थी। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपनी पुत्री के ही समान प्यार करते थे। मालूम होता है कि आप ये सब बातें भूल गए हैं। मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई थी। उसकी एक चिट्ठी मेरे पास है, अब तक है। ये सुनकर सेनापति के होश उड़ गए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने उस बालिका को भी पहचाना और कहा, अरे ये तो नाना साहब की कन्या मेना है। सेनापति कुछ क्षण ठहरकर बोले, हाँ, मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री मेरी की सहचरी हो, किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूं उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता, तो भी मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूंगा। इसी समय प्रधान सेनापति जनरल आउटरम वहां आ पहुंचे और उन्होंने बिगड़कर सेनापति ऐसे कहा, नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया? सेनापति ने विनयपूर्वक, दया की भावना प्रार्थना पूर्वक हे से कहा,
हे विनय पूर्वक, मैं इसी फिक्र में हूँ, किंतु आपसे एक निवेदन है, क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है? आउटरम बोले, गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं। नाना साहब पर अंग्रेजों का क्रोध बहुत अधिक है। नाना के वंश या महल पर दया दिखाना असंभव। सेनापति है तो लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल को इस विषय का एक तार देना चाहिए। आउटरम, आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? हम ये महल विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। सेनापति है मन में दुखी होकर वहां से चला गया। इसके बाद जनरल आउटरम ने नाना का महल फिर घेर लिया। महल का फाटक तोड़कर अंग्रेज सिपाही भीतर घुस गया और मैना को खोजने लगी, किंतु आश्चर्य है कि सारे महल का कोना कोना खोज डाला पर मैना का पता नहीं लगा। उसी दिन संध्या समय लॉर्ड कैनिंग का एक तारा आया जिसका आशय इस प्रकार था। लंदन के मंत्री, इंग्लैंड की राजधानी लंदन, जहाँ पर मंत्रिमंडल संसद भवन है इंग्लैंड का, वहाँ से लंदन के मंत्रिमंडल का ये मत है कि नाना का स्मृति चिन्ह, नाना की कोई भी निशानी है वो तक मिटा दिया जाए, इसलिए वहाँ की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। उसी क्षण क्रूर जनरल आउटरम की आज्ञा से नाना साहब के सुविशाल राज मंदिर पर तोप के गोले बरसने लगे। घंटे भर में वह महल मिट्टी में मिला दिया गया। उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को ये लेख में लिखा गया, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा तब तक कानपुर में अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग न भूलें। उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में सर टॉमस हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई, जिसमें सर हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी। हे के लिए निश्चय ये कलंक की बात है। जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया उसकी कन्या के लिए क्षमा। अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वर्षा में सर टॉमस हे एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य ही भूल गए। हमारे मत से नाना के पुत्र, कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधी जहाँ कहीं भी मिले मार डाला जाए। नाना की जिस कन्या से हे का प्रेमालाप हुआ है उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। सन 57 के सितंबर मास में अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्ज्वल वस्त्र पहने हुए नाना साहब के भग्नावशिष्ट प्रासाद, नाना साहब के भस्म हुए महल के ढेर पर बैठी रो रही थी। पास ही जनरल आउटरम की सेना भी ठहरी थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज सुनकर वहां गए। बालिका केवल रो रही थी। सैनिकों का प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं देती थी। इसके बाद कराल रूपधारी जनरल आउटरम भी वहां पहुंच गया। वह उसे तुरंत पहचान कर बोला, ओह, ये नाना की लड़की मैना है। पर वह बालिका किसी और को न देखती थी और न अपने चारों ओर सैनिक को देखकर जरा भी डरी। जनरल आउटरम ने आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया। मैना उसके मुंह की ओर देखकर आर्च स्वर में बोली, उठे हुए स्वर में बोली, मुझे कुछ समय दीजिए जिससे आज मैं यहाँ जी भर कर रो लूं। पर पत्थर के हृदय वाले जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी न होने दी। उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी। वह कानपुर के किले में लाकर कैद कर दी गई।
उस समय महाराष्ट्रीय इतिहासवेता महादेव चिटणवीस के बाखर पत्र में छपा था। कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुए आग में जलाकर भस्म कर दी गई। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देख सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। अध्याय यहीं पर खत्म होता है।